हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम फाइनली अब अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करें, ओके। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये करंट अफेयर के साथ हम कुछ स्टैटिक चीजें भी देखेंगे, तो ये एक तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एंड वी विल बी कवरिंग दिस इन 5 to 6 आवर्स। हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा जो है कंप्लीट एक साल का अभी तक का, मतलब जो अभी तक का आपका करंट अफेयर्स है वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। और जो बचेगा फिर वो एंड में एक और क्लास लेके जो 1-2 महीने का बचेगा वो एंड में हम कवर कर लेंगे, ओके। एंड अगेन वन मोर थिंग, हमने स्टैटिक पार्ट अब पॉलिटी का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर लिया है, ओके। सो आई वुड अगेन बिफोर इवन स्टार्टिंग यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको रिवाइज करिए स्टैटिक पार्ट को, ओके। सी देखिए, पॉलिटी का करंट अफेयर्स और स्टैटिक मिला के आपके कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन तो आते ही। तो इसको आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आप 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और आपके मार्क्स की पॉसिबिलिटी बढ़ने की बहुत ज्यादा हो जाती है, ओके। सो प्लीज डू रिवाइज दीज थिंग्स, इन चीजों को रिवाइज करिए, ओके। तो लेट्स बिगिन। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 बाय प्रेप आईएएस, ओके। एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसमें आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों कवर कराया जाएगा और हर संडे डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। तो किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट फॉर्म में भरिए और संडेज को डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं, इन लेक्चर्स के स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। सो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर स्टडी मटेरियल नोट्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ क्विजेस भी अवेलेबल है वहां पे, ओके। हर लेक्चर के बाद क्विज भी होते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करा रहे हैं एंड अभी नेक्स्ट वीक से आपका शुरू होगा वो मॉक टेस्ट, ओके। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए और ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ओके। सो आपका ये शुरू होने वाला है मॉक टेस्ट, प्लीज डू गिव दिस मॉक टेस्ट, ओके। और संडेज को सीसेट क्लास भी होती है, सो प्लीज डू अटेंड इट ऑल्सो, क्योंकि सीसेट बस संडे को आप 2 घंटा सीसेट क्लास दीजिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। इट विल बी मोर देन इनफ। आप बहुत ही इजीली जो है सी सेट क्लियर कर लोगे, आपको सी सेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप हमारे फैकल्टी के डिटेल्स देख सकते हैं और इसका कोर्स का शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है वो है मिशन कर्मयोग। सो आई वुड से इट इज जो यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, ये जो मेजर करंट अफेयर्स मैगजीन है उन्हीं से इंक्लूड किए हैं। और उसमें भी मैंने हर टॉपिक नहीं इंक्लूड किया, उसमें भी मैंने वो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, ओके। सो ये जो टॉपिक्स हैं, दीज हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि इनसे एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। सो मिशन कर्मयोगी, व्हाट इज मिशन कर्मयोगी? पहली चीज तो आपको समझना चाहिए कि क्या है ये। सो इट इज अ नेशनल प्रोग्राम। इट इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर व्हाट पर्पस? फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके। सो अब आप इससे क्या समझिए, व्हाट इज मेंट बाय सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग? सी देखिए, जैसे कोई भी सिविल सर्वेंट होता है, दैट सिविल सर्वेंट हैज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, राइट। उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है परफॉर्म करने के लिए, राइट। और प्लस सिविल सर्वेंट के पास खुद के स्किल सेट्स या खुद की नॉलेज वगैरह ये भी होती है, ओके। और वो अपने नॉलेज और स्किल्स को यूज करके एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करता है और जो वेरियस अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है। अगर सिविल सर्वेंट की नॉलेज और स्किल्स को इनहेंस कर दिया जाए तो वो जो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बेटर तरीके से कर पाएंगे, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं इनहेंसमेंट ऑफ देयर नॉलेज स्किल्स इज नोन एज देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसी पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, ओके। उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है और वो अगर अच्छे से गवर्न कर पाए, अगर अच्छे से वो चीजें मैनेज कर पाए, सो जो गवर्नेंस है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, इकोनॉमिकली भी वी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। सो सिंस एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय सिविल सर्वेंट्स, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इसी पर्पस से कि अगर हम थ्रू दिस प्रोग्राम वी विल बिल्ड कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मतलब उनकी नॉलेज और स्किल्स इनहेंस करेंगे। और एक बार हमने अगर अपने सिविल सर्वेंट्स की नॉलेज और स्किल्स इनहेंस कर दी तो दे वुड परफॉर्म बेटर
और अगर हमारे सिविल सर्वेंट्स बेटर परफॉर्म करेंगे so then it would lead to better governance, better quality of life for people, higher economic growth, and better administration. Okay, so again ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही सेम चीज जो मैंने पूरा बताया आपको, वही ऑब्जेक्टिव है, दैट गवर्नेंस को इनहेंस करना थ्रू सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग. ओके, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसके, दैट रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड. सी रूल बेस्ड, पहले जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट में चलता है वो हमेशा रूल्स बेस्ड कि ये नियम है, इसके अकॉर्डिंग ही होगा. बट अब क्या है, इट शुड बी रोल बेस्ड. तो कैसे रूल्स बेस्ड कैसे था कि पहले जो है आपका जैसे सिविल सर्विसेज में हायर लेवल्स पे किसकी है, आईएएस की डोमिनेंस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर्स की डोमिनेंस है हायर लेवल ऑफ पोस्ट पे. क्यों? क्योंकि एक रूल्स बेस्ड सिस्टम है कि वो लोग जो है सेक्रेटरी वही बनेंगे या जो है एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह वही रैंक्स उन्हीं को मिलेगी. बट इंस्टेड ऑफ दैट नाउ वी आर कमिंग टू रोल्स बेस्ड. तो इसका एक एग्जांपल हो जाता है लेटरल एंट्री. मतलब मान लीजिए अगर आपको चाहिए कि कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई एडिशनल सेक्रेटरी या हायर लेवल पे आए, तो उस दैट पर्सन शुड बी एन एक्सपर्ट फ्रॉम द हेल्थ, उसको हेल्थ सेक्टर का रोल के बारे में पता होना चाहिए. सो इट शुड बी रोल बेस्ड. सिमिलरली सिविल सर्वेंट्स में भी ये है कि अब रोल बेस्ड होने चाहिए. मतलब मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट बड़े समय से हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, उसको एकदम हटा के माइंस मिनिस्ट्री में डालने का कोई सेंस नहीं बनाते. ओके, सो कोई अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में बड़े समय से काम कर रहा है तो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ रिलेटेड प्रोफाइल में ही वर्क दिया जाएगा. इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज डोमेन स्पेशलाइजेशन. ओके, अगेन ये थोड़ा मेंस के लिए है, ये प्रीलिम्स के लिए, बट स्टिल प्रीलिम्स के लिए आप ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ये टर्म्स पे जरूर ध्यान रखिए. ओके, इन की टर्म्स पे रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड. ओके, इनके ऊपर स्टेटमेंट बना के आपको दे सकते हैं. तो रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स, दैट ऐसे दे सकते हैं आपको क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मिशन कर्मयोगी. रूल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, सो ये प्लीज रोल्स बेस्ड पे ध्यान रखिए. Then on-site learning to complement off-site learning, right? On-site and off-site आप समझते होंगे. off-site हो गया ट्रेनिंग सेंटर में जाके, on-site मतलब जब आप काम कर रहे हो जहाँ पे वहां पे. सो दोनों टाइप की लर्निंग्स रोल्स बेस्ड होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑन-साइट लर्निंग ऑफ-साइट लर्निंग के साथ. देन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो सारे सिविल सर्वेंट्स उसको यूज कर सके. देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कैलिब्रेट ऑल सिविल सर्विस पोजीशंस टू द फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज. तो जो सारी सिविल सर्विस की पोजीशन है, मान लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत सेक्रेटरी, इन सब का जो क्या करेंगे, फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे कि इनका रोल क्या है, इनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, और इनके लिए इनको कॉम्पिटेंसीज, क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए. जब हमें ये पता होगा कि इनको ये रोल्स और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ये कॉम्पिटेंसीज चाहिए, तभी हम जो है उनके लिए क्रिएट और डिलीवर कर सकते हैं लर्निंग कंटेंट जो उनको प्रोवाइड करें द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी फॉर देयर रोल्स एंड एक्टिविटीज. ओके, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि उनके पास वो कॉम्पिटेंसी हो, वो कॉम्पिटेंट हो अपने रोल्स और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. ओके, then build and strengthen their behavioral, functional and domain competencies, co-creation and sharing the collaborative and common ecosystem of learning through annual financial subscription for every employee. तो हर एम्प्लॉय के पास ये होगा ऑप्शन कि वो ये जो है एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसको एनुअल फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन ले सकता है. उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे और वो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है. ओके, then data analytics in respect of data emit provided by igot कर्मयोगी. अब igot कर्मयोगी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम देखते हैं आगे. ओके, इस पे बड़ा स्टेटमेंट बन सकता है. ओके, सो ये देखते हैं. सो अगेन कर्मयोगी के की फीचर्स क्या है, इट विल कवर 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज over a period of 5 years from 2021 to 2024-25. तो ये किसको कवर कर रहा है, सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को. प्लीज कीप दिस इन माइंड. एंड 46 लाख. सो कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये सिर्फ आईएएस के लिए, ऐसा नहीं है, ये सब के लिए होगा. ओके, सो 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये कवर करेगा. ओके, और इसको डिलीवर करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिलीवर करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है.
ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। इसके और बाद में आगे जाके जो है इसमें, अभी तो बस ट्रेनिंग का एस्पेक्ट, बाद में आगे जाके दूसरे सर्विस मैटर जैसे अप्रेजल होना, प्रमोशन होना, so all those service matters will also be later integrated into it. Okay, so please keep this in mind कि I got क्या है, this is I would say very important. Okay, कि I got क्या, आपको पूछ भी सकते हैं कि स्टेटमेंट देके कि I got recently launched I got कर्मयोगी platform relates to which of the following, और दे सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स या मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विस मैटर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, और अगला जो है एक इंस्टीट्यूशन, तो ये तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। ओके, एक कमीशन बनाई गई है, जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट इसी टाइप की एक कमीशन बनाई गई, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग, आई होप अब आप कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ड का मतलब समझ गए होंगे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी नॉलेज, स्किल्स और जो अदर कॉम्पिटेंसीज, जो अदर स्किल्स हैं उनको एनहेंस करना, बिहेवियर उसको प्रॉपर करना। ओके, ये सब करना। ओके, सो इट विल बी सेट अप फॉर फंक्शनल सुपरविजन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग क्लास। तो प्लीज ध्यान रखिए, एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाई गई है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। इनफैक्ट ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पूछेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म कमीशन बनाएगी, ये पूछेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है सुपरविजन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक, और दूसरा है फैसिलिटेट इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, मतलब कि कैसे सिविल सर्वेंट्स को हम ट्रेन करें कि ताकि वो बेटर हो। ओके, तो उसके लिए प्लान बनाने में ये हेल्प करेगा। ओके, और ये प्लान कौन बनाएगा? ये दूसरा एक इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन ये बनाया इसके अंदर, और दूसरा इंस्टीट्यूशन ये है प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। सो एक ये दूसरी काउंसिल, ये डिसीजन मेकिंग है, ये एपेक्स बॉडी है, दिस इज द एपेक्स बॉडी। ओके, ये वाली बॉडी इसको हेल्प करेगी। ओके, दिस इज द एपेक्स बॉडी फॉर ड्राइविंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू civil service reforms and capacity building. Okay, so please, very important, civil service reforms और capacity building के लिए apex body कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ओके, इसके अलावा एक एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा फॉर ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द डिजिटल एसेट्स एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये इसको ओन और ऑपरेट करने के लिए एक एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक स्पेशल कंपनी टाइप की कोई स्पेशल बॉडी बनाई जाएगी। ओके, नाउ 6 पिलर हैं कर्मयोगी के, प्लीज these 6 pillars also keep this in mind। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा आपका? जो एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान या जो पॉलिसी, जो ये आपका ये जो बॉडी है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये जो पॉलिसी ले डाउन करेगी वो होगा पॉलिसी फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या हुआ? ये हुआ, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये है, और एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो 3 बॉडीज बनाई गई है, 3 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं, और एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो जैसे कैसे होगा? पीएम आपका ये होगा सबसे ऊपर एपेक्स पे, उसके नीचे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, उसके नीचे ये, और उसके इसके अंडर ये आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ओके, फिर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। सो ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की बात हमने कहा कि ये फ्रैक यहाँ पे। ओके, ये एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। ओके, दूसरा है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी। सो ये जो प्लेटफॉर्म आपने पढ़ा, ये हो गया आपका डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क। देन इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, EHRMS, एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। सो आई होप आपको 6 पिलर समझ में आ गए होंगे। ओके, और बेनिफिट्स, बेटर सर्विस डिलीवरी, efficiency, effectiveness, responsiveness, more inclusive governance. Okay, civil servants को specialization उनका बढ़ेगा। Okay, and all these things will ultimately lead to what we can say good governance. Okay, अब अगला आ जाते हैं केशवानंद भारती केस पे। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द पर्सन
केशवानंद भारती हैज रिसेंटली पास्ड अवे, सो जजमेंट उनके नेम पे है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट अगर इन जनरल भी इसको हम जनरली बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट। ओके, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। ओके, क्योंकि बहुत ही मेजर है, इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी। ओके, इससे ज्यादा जज की बेंच आज तक नहीं बैठी है। ओके, 13 जजेस बेंच। ओके, सो इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, तो इसके लिए इसको जानना प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है और मेंस के लिए भी। ओके, सो इसके अंडर केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिकली आपको बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी, और ये आपको मैंने स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ाया है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, कि पहले केसेस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, कोई लिमिटेशन नहीं थी पार्लियामेंट की पावर पे। फिर गोलकनाथ केस में एग्जैक्टली 360 डिग्री टर्न लिया कि इवन कुछ भी नहीं अमेंड कर सकता पार्लियामेंट, इवन फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ओके, फिर केशवानंद भारती केस में फाइनली लाए एक मिडिल ग्राउंड कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अमेंड करने की पावर तो है, पर क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड मतलब नहीं कर सकता, वो एक डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर, कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और प्लस आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होगा, क्या चीज आएगी, वो एवर इवॉल्विंग है, वो सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस बेसिस पे उसको बताता रहता है कि ये चीज जो है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अगेन ये आप स्टैटिक पार्ट से भी रिलेट कर सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है आप उसको भी देख सकते हो। ओके, देन अदर केसेस आगे जाके आए, राजनारायण, मिनर्वा मिल्स, एसआर बुमाई केस, पुट्टस्वामी, इन सब में इलेबोरेट किया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। जैसे पुट्टस्वामी केस में क्या इलेबोरेट किया गया कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, वो जो पार्ट होता है आर्टिकल राइट टू लाइफ के पार्ट है। ओके, और इसका सिग्निफिकेंस, सो ये जो केस है, दिस केस इज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, it expanded the scope of judicial review and it limited the amending power of parliament. Okay, parliament की amending power पे limits impose की। अगला आ जाओ, now this is I would say very important, one of the key programs है गवर्नमेंट का, राइट। नीति आयोग ने one of the key programs है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यू कुड गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो बेसिकली ये प्रोग्राम न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसकी एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है इस प्रोग्राम की, ये पहले लॉन्च कर दिया गया था। सो अभी इस प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कैसा है उस पर एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है अभी अभी रिलीज की गई। ओके, नाउ व्हाट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, की ये प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम का एम बेसिकली ये है कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देयर आर अराउंड 112 districts. There are 112 districts जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बहुत लैग कर रहे हैं। ओके, विच आर मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड दे आर लैगिंग, दे आर फार बिहाइंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। अभी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर बोले तो कैसे, जैसे एजुकेशन हो गया। अब एजुकेशन में क्या, स्कूलिंग ईयर्स, की स्कूलिंग ईयर्स में बहुत कम है वहां पे, या आप मान लो अगला हो गया हेल्थ। तो हेल्थ में क्या इंडिकेटर हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, या फिर और क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर, और क्या हो गया, पॉवर्टी। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में पॉवर्टी क्या है, हाई है। ओके, सो दे आर लैगिंग बिहाइंड द नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसीलिए क्योंकि जब कोई ज्यादा पीछे छूट रहा है, तो इसीलिए इन डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लाए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कि हम इन डिस्ट्रिक्ट्स पे स्पेसिफिक फोकस करेंगे। ओके, स्पेसिफिक फोकस करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, और इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम एस्पिरेशनल मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स है। ओके, कि कैसे फोकस करेंगे, मतलब क्या करेंगे ऐसा। सो इन डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्जेंस, सो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स हैं, राइट। हर कुछ रन कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या इवन लोकल गवर्नमेंट का हो, उनके बहुत सारे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। सो इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट का फोकस होगा कि ये सब प्रोग्राम को कन्वर्ज कर दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको कन्वर्जेंस का, जैसे एक तरफ मान लीजिए एक आपका पीएम
आवास योजना चल रहा है, आवास योजना मान लो चल रहा है। सो इसका पर्पस क्या है? हाउसिंग, ठीक है। अब एक आपका सौभाग्य योजना चल रहा है। अब सौभाग्य योजना का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अब घर को ही इलेक्ट्रिसिटी, रूरल हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अब एक और आपका चल रहा है जल जीवन, जल जीवन अभियान। अब इसका पर्पस है वाटर देना। एक चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, इसका पर्पस क्या है? टॉयलेट देना। तो कन्वर्जेंस मतलब ये सब देखिए अलग अलग स्कीमें, तो इन सबको एक साथ कर लिया जाए। मतलब जब पीएम आवास योजना के अंदर हम घर बना रहे हैं तो उसको साथ में बिजली दें, उसको साथ में पानी दें, उसको साथ में टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन का पैसा दें, सब एक साथ कन्वर्जेंस कर ले। तो एक साथ कन्वर्जेंस करने का फायदा क्या है? कम रिसोर्सेस लगती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इजी हो जाता है। ओके, 4 प्रोग्राम आप अलग अलग इम्प्लीमेंट करना और सबको कन्वर्ज करके एक साथ इम्प्लीमेंट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू इम्प्लीमेंटिंग 4 प्रोग्राम सेपरेटली। ओके, सो इट इज easier to converge various programs and implement them in a package, okay, rather than implementing each and every program separately। क्योंकि जैसे मान लीजिए इन्हीं 4 प्रोग्राम में फिर आपको 4 अलग बार आपको जो है क्या करना पड़ेगा? बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो कन्वर्जेंस करिए कि पीएम आवास योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हीं को आपको जल जीवन के भी बना दो, उन्हीं को स्वच्छ भारत के भी बना दो, उन्हीं को जो है सौभाग्य योजना के भी बना दो, उनको उज्ज्वला योजना के भी बेनिफिशियरीज बना दो। ओके, सो आई होप आपको ये कन्वर्जेंस का आइडिया क्लियर है। ओके, दूसरा हो जाता है कंपटीशन। कंपटीशन किसके बीच में? कंपटीशन अमंग दी डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स की बेसिकली रैंकिंग की जाएगी। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स विल बी रैंक्ड और उनके बीच में कंपटीशन होगा एक तरीके से। उनके बीच में जब डिस्ट्रिक्ट्स को हम रैंकिंग देंगे कि किसने कैसा परफॉर्म किया, तो एक तरीके से उनके बीच में कंपटीशन आएगा। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पीछे छूट रहा है, लास्ट में छूट रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? डीएम के ऊपर। सो डीएम, सो जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, फॉर हिम इट विल बी अ कंपटीशन। उसको एक प्रेशर होगा कि नहीं, मुझे ये जो प्रोग्राम है अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो अगर कंपटीशन आएगा तो बेटर इंप्लीमेंटेशन होगा इस प्रोग्राम का। ओके, अगला है कोलैबोरेशन। किसके साथ कोलैबोरेट करना? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन करके जो इस प्रोग्राम के जो बहुत सारे कन्वर्जेंस करके कंपोनेंट्स लाए जाएंगे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है, बट प्लीज डू रिमेंबर दीज 3 कोर प्रिंसिपल्स। दीज आर 3 C's: कन्वर्जेंस, कॉम्पिटिशन एंड कोलैबोरेशन। देन देयर आर 6 थीम्स, मतलब 6 एरियाज जहां इसमें फोकस किया जाएगा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे मैक्सिमम फोकस 30%, एजुकेशन पे 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पे 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे 5%, स्किल डेवलपमेंट पे 5% और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10%। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो या तो इस पे बनेगा या इस पे बनेगा। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान में रखिए। ओके, इन चीजों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नाउ फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एंड मेजरेबल सोशल प्रोग्रेस आउटकम, मतलब कि जो है प्रैक्टिकल और मेजर कर सके, जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे हम मेजर कर सके कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसे डिक्लाइन हो रहा है, नहीं हो रहा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, स्कूल में जो है इनरोलमेंट बढ़ रहा है हायर सेकेंडरी या सीनियर लेवल्स पे। ओके, सो इस टाइप की जो है मेजरेबल सोशल प्रोग्रेस आउटकम्स को पे फोकस किया जाएगा। अब स्ट्रक्चर, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मशीनरी या इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है कि नीति आयोग एट सेंटर इज द हाईएस्ट लेवल। ओके, वो इसको पूरा ओवरसी कर रहा है। देन देयर विल बी कमिटी अंडर चीफ सेक्रेटरी एट स्टेट। ओके, सो जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है उसके अंदर एट स्टेट लेवल पे कमिटी होगी। एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर विल बी अ प्रभारी ऑफिसर जो इस पूरे उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंचार्ज होगा इस प्रोग्राम का। ओके, now Niti Aayog releases the delta ranking of these districts. Okay, this ranking helps in what? Competition. अब फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट क्या है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट यू कैन से मेंस। ओके, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ज्यादा इसमें हम डीप में नहीं देखेंगे। तो फाइंडिंग है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लोजेस्ट टू अचीविंग द टारगेट। तो अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम मैक्सिमम फोकस दिया गया था हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ न्यूट्रिशन और एजुकेशन पे। और इन्हीं सेक्टर्स में ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये क्लोजेस्ट हैं अचीव करने में। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लोजेस्ट इन अचीविंग देयर टारगेट्स। ओके, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन।
आर एरियाज ऑफ कंसर्न, मतलब ये जो दो एरियाज है जहां पर पीछे छूट रहे हैं। ओके, सो इस एरिया में एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन एरिया में districts are 40 to 90% away from their targets. Okay, and three key areas of best practices has emerged from this. Okay, so awareness campaign इसमें एक इसका बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। प्लीज रिमेंबर, सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में अवेयरनेस कैंपेन्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, कोलैबोरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और डेटा बेस्ड इंटरवेंशन। ओके, अनदर एस्पेक्ट इज डेटा बेस्ड इंटरवेंशन, दीज आर अलाइन टू एसडीजीज। ओके, ये एसडीजीज से अलाइंड है। ओके, सो ये जो आपके गोल्स हैं इसमें जो हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सब एसडीजी से अलाइंड है एंड इट हेल्प्स इन अचीविंग देम। सो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हेल्प करता है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, एंड दीज आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, सो वी वुड बी स्किपिंग इट। ओके, अब आ जाइए सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस पे। सो अगेन इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक से लिंक है इसका। ओके, सिक्स्थ शेड्यूल जो स्पेशल एरियाज पे, यूटीज एंड स्पेशल एरियाज पे एक लेक्चर लिया था, वहां पर सिक्स्थ शेड्यूल जाके आप जरूर देखिएगा। ओके, रिवाइज करिएगा उसकी पीपीटी को। सो अरुणाचल प्रदेश असेंबली हैज यूनानिमसली पास्ड अ रिजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक जो है कौन कौन इंक्लूडेड है सिक्स्थ शेड्यूल में, प्लीज टेल मी। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये इंक्लूडेड है। अब अरुणाचल प्रदेश ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने, कि हमें भी सिक्स शेड्यूल एरियाज में इंक्लूड किया जाए। तो द असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट इट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल। तो अब पहली चीज तो ऐसी डिमांड ही क्यों करें, व्हाई आर दे डिमांडिंग दैट दे शुड बी इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल। अब सोचिए सिक्स शेड्यूल का पर्पस क्या था। जो ट्राइबल्स थे उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, उनको इतनी ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए कि वो अपने हिसाब से जो है एज पर देयर ओन विशेस दे कुड गवर्न देमसेल्व्स, दैट दे कुड ताकि उनका जो कस्टम्स और इंडिजिनस ट्रेडिशंस है वो भी प्रोटेक्टेड रहे एंड दे कुड गवर्न देमसेल्व्स। ओके, सो ये पर्पस था। ओके, और ये किस लिए था, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके ट्राइबल्स के, क्योंकि दे वर रिलेटिवली कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं सेम चीज अरुणाचल प्रदेश पे भी अप्लाई करती है। ओके, वहां पे भी जो ट्राइबल्स हैं वो रादर दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। ओके, so again ये डिमांड है टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द कस्टमरी राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। ओके, सो सिक्स्थ शेड्यूल में एक ऑब्जेक्टिव ये भी था, राइट, you had read about it. Okay, one of the objectives was to protect and safeguard the customary rights regarding ownership and transfer of land and forest produce. Okay, so उनके जो customary rights हैं अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल पीपल हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने के लिए जो है ये डिमांड उन्होंने रेज की है। अभी करेंटली अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रोविजन है, व्हाट आर दी करेंट प्रोविजन इन अरुणाचल प्रदेश। वहां अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ILP सिस्टम चलता है। ओके, सो अंडर दिस एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, अरुणाचल प्रदेश में क्या चलता है, इनर लाइन परमिट सिस्टम। ओके, अब ये इनर लाइन परमिट सिस्टम की थोड़ी अगर बैकग्राउंड देखो तो ये ब्रिटिशर्स जब लाए थे ये अपने पर्पस के लिए लाए थे कि ये जो एरियाज हैं इनकी रिसोर्सेस कोई और एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसलिए इन एरियाज में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी। एक आपको एंटर करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था। ओके, सो बिना परमिट के आप कोई भी हो, कोई भी फॉरेनर हो या इंडिया का सिटीजन हो, ओके, इवन इंडियन सिटीजन्स कुड नॉट एंटर दीज एरियाज जहां पर इनर लाइन परमिट है विदाउट गेटिंग दैट परमिट। ओके, और ये कहां कहां लगता है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये इनर लाइन परमिट क्यों रिटेन किया गया, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सोचा गया कि इनर लाइन परमिट सिस्टम के थ्रू जो है ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है आउटसाइडर्स के इन्फ्लुएंस से। ओके, कि उनका जो है ताकि आउटसाइडर्स आके उनको एक्सप्लॉइट ना करें, तो ये इनर लाइन परमिट सिस्टम रखा गया। सो एक तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रीलिम्स, अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, और कहां है, नागालैंड, okay, your Nagaland, Mizoram and Manipur are other states where inner line permit is required. Okay, तो वहां इन स्टेट्स में भी जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा। ओके, और मणिपुर रिसेंटली ऐड किया गया। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 371H, ओके, सो 371 अगर आपने स्पेशल प्रोविजंस देखे होंगे तो वहां पे बताया गया था कि वहां पे स्टेट गवर्नर जो है, अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है,
उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज डिमांड की। एक तो ये डिमांड किया इन्होंने, अरुणाचल प्रदेश ने, कि इनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ आपको पता है 371A और 371G में नागालैंड और मिजोरम के लिए ऐसा एक प्रोविजन दे रखा है कि उनके जो कस्टमरी राइट्स वो सब हैं वो दे आर प्रोटेक्टेड, कि अगर कोई जो है उनकी जो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस हैं, कोई कस्टमरी लॉज हैं, राइट्स ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ लैंड, दे आर स्पेशली प्रोटेक्टेड। ओके, सो कोई भी लॉ जो है इनको वायलेट करके उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये जो प्रोटेक्शन दे रखी है नागालैंड और मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि 371H में ये प्रोटेक्शन इनके लिए भी इंक्लूड की जाए। तो 371H किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। उन्होंने कहा है कि उनके लिए भी ये जो 371A और G में जो नागालैंड और मिजोरम को उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स दिए, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, वो स्पेशल प्रोटेक्शन अरुणाचल प्रदेश को भी दी जाए। ओके, तो अगेन प्लीज कीप दिस इन माइंड, 371A नागालैंड, 371G मिजोरम, उनको ये स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। बट 371H अरुणाचल प्रदेश, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये रोल है, बट ये स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दी गई। ओके, अब व्हाट आर दी की प्रोविजंस ऑफ 6 शेड्यूल? तो ये आर्टिकल 244(2) में दे रखा है कि इट empowers tribal communities to administer themselves and have greater say in the governance. ओके, सो ये ट्राइबल इनके लिए, और इनके लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल ट्राइब्स हैं तो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बनाए गए हैं, और उन काउंसिल्स को, ये मैंने स्टैटिक पार्ट में कवर किया है, ये पावर्स दे रखी है, एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है, लेजिस्लेटिव पावर दे रखी है, फिर पार्लियामेंट की पावर जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव पावर है जो उनके इन एरियाज में लेजिस्लेट करने के लिए, उस पर भी कुछ लिमिटेशन है। ओके, एंड जुडिशियल पावर्स जो है इनको दे रखे कि एक विलेज काउंसिल या कोर्ट्स बना सकते हैं फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। फिर रेगुलेटरी पावर भी है रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का भी इनको पावर है टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड स्पेसिफाई इम्पोज एंड इम्पोज स्पेसिफाइड टैक्सेस। अगेन आई वुड रिकमेंड आप प्लीज इसका स्टैटिक जरूर देखिए। ओके, अब अगला आ जाते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, आप सबने इस एजेंसी के बारे में सुना होगा। सो दिस इज एन एजेंसी फॉर कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट जो अभी आपका एसएससी, आईबीपीएस, ये सारा होता है, तो इसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। वो कौन करेगा? एनआरए। ओके, सो इट विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, किस चीज का रिक्रूटमेंट करेगा, क्योंकि देखिए नाम ही रिक्रूटमेंट है, किस चीज का रिक्रूटमेंट। यही इसी टाइप से आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्या पढ़ो यार, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो रिक्रूटमेंट, तो किसका रिक्रूटमेंट करेगा, कैसे रिक्रूटमेंट करेगा, ये देखना जरूरी है। तो कैसे करेगा उसका तो ये बता दिया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा, और किसका करेगा? फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उनमें ये कंडक्ट करेगा। And also keep this in mind, it is registered as a society. Okay, it is registered as a society under Societies Registration Act. Okay, और इसकी कंपोजिशन क्या होगी? It will have representatives from Ministry of Railway, Ministry of Finance, Staff Selection Commission, RRB and IBPS. Okay, और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये एक साल में 2 बार होगा। ओके, अभी एसएससी का 1 बार होता है, बट अब ये एक साल में 2 बार होगा, राइट, with a different common eligibility test for graduate level. So देखिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए एक होगा अलग से, फिर 10th पास के लिए एक होगा अलग से, ओके, 12th पास के लिए अलग होगा। ओके, अलग अलग लेवल पे अलग अलग वैकेंसी, वेरियस लेवल्स के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ओके, और जो एग्जामिनेशन है इट विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस। प्लीज कीप दिस, दी एग्जामिनेशन जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा वो 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करेगा। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ दिस इज अगेन अनदर, आई वुड से एनआरए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट दिस आई वुड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज इसको जब आपको नोट्स मिले तो इसको एस्टेक मार्क कर लीजिएगा, ऐसे ही मिशन कर्मयोगी को एस्टेक मार्क कर लेना। ओके, सो एक वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, वीएनआर मतलब वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट। ओके, वीएनआर का मतलब होता है
Voluntary National Review Report 2020. Okay. Now this is presented by Niti at United Nations High Level Political Forum meeting. Okay, HLPF meeting. एंड देखिए, तो ये आपको जानना जरूरी है कि HLPF क्या है. पहली चीज तो नीति आयोग ये रिपोर्ट देता है. ओके, तो ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में है, पहली चीज तो ये जाननी. ओके, सी देखिए, इसी टाइप से आपके दिमाग में, देखिए मैं आपको जस्ट एक जनरल बता रहा हूँ, आपने ये पढ़ा तो आपके दिमाग में लॉजिकली आना चाहिए, ये रिपोर्ट है तो इट इज रिपोर्ट फॉर व्हाट, और कौन देता है, हु प्रेजेंट्स, और व्हाई, क्यों रिपोर्ट देनी पड़ती है. ओके, रिपोर्ट देनी पड़ती है तो क्यों, तो व्हाट, ये इस टाइप से क्वेश्चन. देखिए, कुछ भी चीज आप पढ़ते हो तो ये कुछ क्वेश्चन आप जरूर पूछिए अपने आप से. व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, और कुछ भी पढ़ोगे तो कोई ना कोई इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन उस पर एप्लीकेबल होते हैं. इवन आप यूपीएससी का पेपर देखने जाओ, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखो, तो जो उसमें स्टेटमेंट्स बने होते हैं वो या तो फिर आपके होंगे वेयर पे, जो ज्योग्राफी में आते हैं. ज्योग्राफी में आते हैं ना कि ये चीज कहाँ है, ओके, ये टाइगर रिजर्व यहाँ पे लोकेटेड है, ओके, ये या फिर ऐसा ऐसा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है, ओके, राइट. या तो हाउ पे, यानी मेथड पे, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इस मेथड पे क्वेश्चन आ जाते हैं. या तो व्हेन पे, कि कब हुआ, ओके, तो ऐसे भी 2 लेस, ये कम आता है, बट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. व्हाट, कि क्या हुआ, कि व्हाट इट इज, ओके, और व्हाई, रीजन, ओके, रीजन, कॉज. सो आप देखोगे स्टेटमेंट्स इन्हीं पे बनते हैं. ओके, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स. तो इसीलिए ये 4-5 क्वेश्चन जो अपने दिमाग में हमेशा रखने चाहिए, और हर टॉपिक को पढ़ते वक्त ये क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए. ओके, तो ये जो VNR 2020 रिपोर्ट है, ये प्रेजेंट किसने की, नीति आयोग ने. कहां पे प्रेजेंट की, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग पे. अब ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम क्या है, तो ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, it was mandated by the outcome document of United Nations Conference on Sustainable Development. Okay, so please keep this in mind that United Nations Conference on Sustainable Development, that is Rio plus 20, gave, the outcome document of Rio plus 20 mandated creation of a high level political forum. Okay, और इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, फ्यूचर वी वांट. ओके, जस्ट फॉर कि कई बार कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जो रियो प्लस 20 का जो आपका ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ रियो प्लस 20, इन इट्स आउटकम डॉक्यूमेंट which was known as the future we want, it provided that there should be established a high level political forum. Now natural question आपको आना चाहिए कि what is the purpose, why we are establishing such a forum, कि हम ऐसा high level political forum बनाए क्यों. So it will be a central, now this is very important. तो ऐसा पॉलिटिकल फोरम क्यों बना रहे हैं, why are we making an high level political forum, or why this document Rio plus 20 document, that future we want, called for a high level political forum, that this forum will be a global platform for follow up and review of sustainable development goals. So ये जो forum है, it will act as a platform for follow up and reviewing the sustainable development goals. Okay, it meets annually under the auspices of UN ECOSOC. So please keep this in mind. It meets annually under the auspices of UN ECOSOC. So this is also something which you should, ये थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये मीट करती है एनुअली अंडर ऑस्पिसीज ऑफ whom, अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ UN ECOSOC. Okay. Now this regarding voluntary national review report, that what is it concerned with, क्या चीज है इस रिपोर्ट में. ओके, इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में ये हर कंट्री अपना असेस करती है और प्रोग्रेस बताती है कि एसडीजीज में उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया. ओके, so through this voluntary national report, every country assesses their progress and presents their progress in achieving the sustainable development goals. Okay, and one, what is their progress, और दूसरा क्या ये हेल्प करता है, it helps in sharing of experiences, right. So किसी कंट्री ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है तो उसके एक्सपीरियंसेस से दूसरी कंट्रीज भी सीख सकती है. ओके, next is it strengthens the policies and institutions of the governments to mobilize multi-stakeholder support and partnerships for implementation of SDGs. Okay, so again it also helps in building partnerships and multi-stakeholder support for implementing policies and programs for SDG. मतलब SDGs को implement करने के लिए जो policies and programs है
उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए ये सबका सपोर्ट और सबकी पार्टनरशिप बिल्ड भी करता है. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. इट हेल्प्स इन दीज थ्री थिंग्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इंडिया वियना 20 रिपोर्ट. ओके, जो है इट प्रेजेंट्स अ रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑन 17 एसडीजीज. तो इंडिया ने पूरे के सारे 17 एसडीजीज पे. ओके, इट प्रेजेंट्स इंडियाज प्रोग्रेस ऑन ऑल दी 17 एसडीजीज. ओके, एंड फर्स्ट कि क्या 17 एसडीजीज में अचीव किया है. दूसरा, व्हाट इज इंडियाज अप्रोच टू लोकलाइजिंग. सो देखिए, एक इंपॉर्टेंट थीम जो इसकी है, जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है, वो है लोकलाइजिंग. नाउ व्हाट डज लोकलाइजिंग एसडीजी मीन, ये आगे पढ़ेंगे. एंड स्ट्रेंथनिंग मीन्स, सो इंडिया ने इन एरियाज में क्या किया है ये दे रखा है इस रिपोर्ट में. ओके, रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज डिकेड ऑफ एक्शन एज टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल. तो देखिए, एसडीजीज आर समथिंग दैट आर डिटरमाइंड ग्लोबली, बट इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है हमें लोकली. ओके, लोकल लेवल पे हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, तभी जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो अचीव हो पाए. ओके, now localizing means understanding, adapting, planning, implementing and monitoring the SDGs from national to local level, a bottom up implementation. So see, जो SDGs डिटरमाइन किए हैं वो तो टॉप पे डिटरमाइन किए, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन बॉटम अप होना चाहिए. तो इसमें क्या है कि लोकल सॉल्यूशंस, नो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी. तो मान लीजिए जैसे जैसे आपका दिल्ली है, एक सब दिल्ली है, और एक तरफ मान लीजिए कोई दूसरी सिटी है, मान लीजिए आपका जहां पे अच्छी साइकिल ट्रैक. सो इंस्टेड ऑफ दिल्ली से सिटी ए और सिटी बी है आपके पास. ओके, अब एक एसडीजी गोल है हमारा क्लीन एयर. ओके, क्लीन एयर भी एक एसडीजी गोल है. ओके, क्लीन एयर, द एयर वी ब्रीथ. ओके, सो क्लीन एयर गोल को अचीव करने के लिए मान लीजिए सिटी ए है, इसके पास स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. ओके, इसके पास मेट्रो सिस्टम जो है बहुत अच्छा है. सिटी ए और बी है, सिटी ए के पास मेट्रो सिस्टम अच्छा है, बट सिटी बी में बहुत अच्छा साइकिलिंग ट्रैक्स है. राइट, सो देखिए, अगर हमें क्लीन एयर अचीव करनी होगी, सो देखिए क्लीन एयर अचीव करने के लिए सिटी बी में हम लोगों को कहेंगे कि आप साइकिलिंग करो खुद से, क्योंकि ये आपको फिट बनाता है. राइट, जबकि सिटी बी में कहेंगे कि आप मेट्रो यूज करो, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो. सो दीज आर लोकल सॉल्यूशंस. ओके, ऐसा नहीं नो वन साइज, मतलब इधर मेट्रो है तो लोगों को हम इंकरेज करेंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्योंकि सिटी ए का पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग. राइट, सिटी बी में साइकिलिंग सिस्टम अच्छा है, तो वहां पर साइकिलिंग के लिए बोलेंगे. ओके, सो वहां पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि लोगों को कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस यूज करो, क्योंकि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ओके, so these are like local solutions. So this is what is meant by localizing SDGs. Peer learning, so obviously अब ये सिटी ए और बी था, सो बी ए से लर्न कर लेता कि मैं मेट्रो बना लूं, और ए जो है बी से लर्न कर लेता कि मैं साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूं. ये हो गया पीयर लर्निंग. ओके, एक दूसरे से लर्न करना. एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, यानी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ओके, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गए, या आपका अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गए, इनको भी इन्वॉल्व करना है इन इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, स्टेट कैपेसिटी एट लोकल लेवल्स. राइट, नाउ दिस इज समथिंग अगेन, समथिंग आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ओके, कि इंडिया में एसडीजीज को मॉनिटर इम्प्लीमेंट करने का जो है सेटअप क्या है. तो देखिए, सेटअप ये है, सबसे पहले नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये दो एजेंसी मिलके नेशनल लेवल पे मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करते हैं एसडीजी का इम्प्लीमेंटेशन. ओके, साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की है वो भी ओवरसाइट रखता है एसडीजीज पे. ओके, सो एट नेशनल लेवल तो ये सेटअप है, नीति आयोग और मॉस्पी जो है नेशनल लेवल पे मॉनिटर और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर एसडीजीज इन इंडिया. ओके, स्टेट्स एंड यूटीज, तो स्टेट्स एंड यूटीज ने क्या है, हर किसी ने एक नोडल डिपार्टमेंट अपना. सो स्टेट लेवल पे हर स्टेट ने एक नोडल डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है कि ये इंप्लीमेंट करेंगे अपना एसडीजी. फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या इंस्टीट्यूशन है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, देयर आर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी. आई होप आपको याद रहेगा जब हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ा था तब ये पढ़ा था. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी. ओके, सो एक कमेटी है जो सारे डिफरेंट बहुत सारी डिफरेंट एजेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे.
तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना और वो सारे प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये एक कमिटी है आपकी, नोन एज दिशा। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आपके प्रभारी ऑफिसर से, तो उनका भी रोल होता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजीज। अब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर दी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कि एसडीजी कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सो आपके पास है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0, ओके, इससे पहले 1.0 निकल चुका है, ओके। एंड एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट कौन लाता है, ये नीति आयोग। So SDG India Index 2.0 and SDG India Index report brought by नीति आयोग, ओके। नाउ देखिए इसको 2.0 1. देखिए एक क्वेश्चन ऑब्वियसली बनता है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक क्वेश्चन कहाँ बनता है कि हाउ इज 2.0 बेटर देन 1.0, ओके, ये क्वेश्चन बनता है। सो बेसिकली 2.0 किस सेंस में बेटर, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ इज 2.0 बेटर देन 1.0। so it is more robust, it is more robust than first edition on account of broader coverage of goods, okay। so 2.0 जो है आपका 2.0 इंडेक्स है, देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स है आपका 1.0 था और 2.0 था। तो 1.0 में एज फार एज आई रिमेंबर 13 एसडीजीज कवर्ड थे, ओके। 2.0 में पूरे 17 एसडीजीज कवर्ड है, ओके, 17 एसडीजीज कवर्ड है, ओके। हालांकि जो 17th एसडीजी है वो बस क्वालिटेटिवली कवर्ड है, क्वांटिटेटिवली कवर्ड नहीं, राइट। सो ये तो एक डिफरेंस। दूसरा टारगेट्स, सो एसडीजी के जो है हर, आप जानते हो गोल के अंदर टारगेट्स होते हैं, तो 2.0 के अंदर हर गोल के ज्यादा टारगेट्स कवर किए गए कंपेयर टू 1.0। फिर इंडिकेटर्स, सो इंडिकेटर्स भी ज्यादा हैं, ओके। एंड इट हैज ग्रेटर अलाइनमेंट विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। अब नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या होता है, तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 306 इंडिकेटर्स हैं, उन सबको मिला के जो है एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया गया है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑफ द कंट्री इन अचीविंग एसडीजी। सो दिस इज अनदर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो देखिए आई होप एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ओके। सो ये जो एसडीजी इंडिया 2.0 ये मोर अलाइंड इससे। सो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में क्या है, 306 इंडिकेटर है और इन 306 इंडिकेटर के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं कि इंडिया का प्रोग्रेस क्या है इन अचीविंग एसडीजीज, ओके। सो आपको दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। फिर इसमें एक दे सकते हैं एजुकेशन अटेनमेंट, दूसरा दे सकते हैं हेल्थ, ओके, तीसरा दे सकते हैं एसडीजी, ओके, या फिर ऐसे करके दे सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन आएगा तो ऑल, क्योंकि इसमें सारे इंडिकेटर्स हैं, ओके। कुछ भी एसडीजी आता है, एसडीजी में हेल्थ और एजुकेशन आता है, ओके। बट अगर ऐसा दे दे इसको कि ये नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क माइनिंग पे हो गया, या फिर आपका माइनिंग हो गया, या आपका दूसरा कुछ अर्बनाइजेशन वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें वैसे बेसिकली इसमें इंक्लूडेड होंगी, ओके। फिर स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो 60% स्टेट्स ने अपने लेवल पे जो है इंडिकेटर फ्रेमवर्क, और फिर आ गए डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओके। आपके पास दो मेजर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 एंड आपने देख लिया हाउ कौन रिलीज करता है, नीति आयोग, एंड हाउ इज इट बेटर देन एसडीजी इंडेक्स 1.0, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। और दूसरा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ओके। यहाँ पे सम सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स which help in achieving SDGs, okay। तो 73rd 74th ये देखिए इलस्ट्रेटिव लिस्ट, ऐसा नहीं है कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव, इसके अलावा बट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस टाइप के प्रोग्राम जो है एसडीजी अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरी है, डू सी ऑल एसडीजीज एंड मेमोराइज इट। सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखिए और उसको मेमोराइज करिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एटलीस्ट सारे आपको याद ना रहे तो कम से कम इंपॉर्टेंट वंस तो याद रहे, ओके। सो 73rd जीपीडीपी प्लान, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, देन वेरियस सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये सब हेल्प करते हैं आपको अचीव करने में एसडीजीज, ओके। अब अगला आ जाते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे, जस्ट अ सेकेंड। तो दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है
ये आपका लास्ट ईयर ही जो है, लास्ट ईयर ही फोर्स में आया था, ओके। इट वाज पास्ड एंड केम इनटू फोर्स लास्ट ईयर। इट रिप्लेस्ड कंज्यूमर इट रिप्लेस्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब ये वाला एक्ट रिपील कर दिया गया और ये वाला एक्ट लाए हैं, ओके। सो ऐसा नहीं है वो पिछले एक्ट को ये अमेंडमेंट नहीं है, इट इज एन ऑल टुगेदर न्यू एक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो पिछला एक्ट था उसको अमेंडमेंट नहीं है, ये एकदम नया एक्ट है, पिछले एक्ट को रिपील कर दिया गया, ओके। सो अगेन इसके की प्रोविजंस क्या है? 6 कंज्यूमर राइट्स। सो ये तो आप सबको जो पिछले एक्ट में था वही 6 कंज्यूमर राइट्स यहाँ भी दिए गए। दैट राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, right to be assured, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer awareness, okay। और साथ ही साथ अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बॉडी क्रिएट की गई है, दैट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ओके। सो देयर इज दिस इंपॉर्टेंट बॉडी, इसको जरूर ध्यान में रखिए, ओके। अंडर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दिस बॉडी इज बीइंग क्रिएटेड, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाउ इस बॉडी का फंक्शन क्या है? टू प्रमोट, protect and enforce the rights of consumer, to promote, protect and enforce the rights of the consumers, okay। So it will regulate the matters related to violation of consumer rights, unfair trade practices। So एक और important चीज है unfair trade practices और misleading advertisements, ये जो है इनके रिलेटेड मैटर्स तो ये सीसीपीए जो है डील करेगी। बट ये जो दो चीजें हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो पहले जो था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को लेके इतने डिटेल्ड प्रोविजंस और पेनल्टीज नहीं थी जो इस वाले एक्ट में है। और दूसरी चीज, इस वाले एक्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको एक्सपांड कर दिया गया है और उसमें क्या इंक्लूड कर लिया गया है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स या ऑनलाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को भी जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स में इंक्लूड कर लिया गया, ओके। ये चीज प्लीज ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज पहले नहीं थी। इनफैक्ट एक जो मेजर एस्पेक्ट इस एक्ट का है, प्लीज कीप दिस थीम इन माइंड। अब जो ई कॉमर्स की ग्रोथ हुई है, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनको रेगुलेट, इनको जो कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर्स इनसे डील करते हैं, राइट। और कई बार ग्रीवियंसेस आती। तो जो 1986 का एक्ट था, इट कुड नॉट इट डिड नॉट मेक प्रोविजन फॉर दीज ई कॉमर्स फर्म, जो अभी नई प्रॉब्लम्स कंज्यूमर फेस कर रहे हैं इन ई कॉमर्स फर्म के साथ, स्विगी हो गया, ये हो गया, इनके साथ डील करने में, इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए पिछला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सफिशिएंट नहीं था। तो इसीलिए अब ये वाला लाया गया है। इसमें काफी जो ये ऑनलाइन एस्पेक्ट्स हैं, जो कंज्यूमर जो है ऑनलाइन चीजें खरीदता है ई कॉमर्स रिलेटेड, वो इंक्लूड किए। जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो उसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड कर लिया गया और ई कॉमर्स इंक्लूड कर लिया गया, ओके। साथ ही साथ अब इसमें अंडर दिस कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन क्रिएट किए जाएंगे एट 3 लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड आपका नेशनल लेवल, ओके। और उनकी लिमिट क्या है? यहाँ पे 1 करोड़ तक, यहाँ 10 करोड़ तक, और यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर, ओके। इट विल टू हियर दी कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ओके। एंड वन मोर थिंग along with this, it also provides, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, that consumer protection act 2019 also provides for alternative dispute resolution, okay। so ये प्रोवाइड करता है कि मीडिएशन के लिए, ओके। सो अगर इनको लगे, अगर ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, so if these consumer dispute redressal commission feel that a dispute could be resolved through mediation, तो एक स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्रिएट होंगे, ओके। तो ये क्या कर सकते हैं, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन है, वो इन जो कंज्यूमर मीडिएशन सेल के पास मीडिएशन के लिए वो डिस्प्यूट भेज सकते हैं, ओके। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके। एंड अनदर इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉक्ड अबाउट फीचर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड टॉक्ड अबाउट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज द प्रोडक्ट लायबिलिटी, ओके। सो प्रोडक्ट लायबिलिटी मींस, अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं किसी से या कोई सर्विस लेता हूं, और अगर उसमें किसी डिफेक्ट के कारण मुझे कुछ हार्म हो जाता है या मेरा कुछ हार्म हो जाता है या इंजुरी हो जाती है, ओके, बिकॉज ऑफ एनी डिफेक्टिव गुड और डिफिशिएंट सर्विस, तो उस हार्म की लायबिलिटी किस पे मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं, और उस हार्म की लायबिलिटी किस पे जाएगी? फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, या तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, या सर्विस प्रोवाइडर,
या इवन द सेलर, ओके, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर, दैट ही हैज टू कंपनसेट मी फॉर दैट हार्म। जो मुझे प्रोडक्ट खरीदने से, उसके प्रोडक्ट खरीदने से हार्म हुआ है, उसके लिए मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोडक्ट लायबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई, ओके। देन हियर इट सिंप्लीफाइज कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस, ओके। जो प्रोसेस है पूरा, उसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है कंज्यूमर्स के लिए। पहले बहुत ही कम्बरसम था, ओके, नाउ इट इज वेरी मच सिंप्लीफाइड। एंड ऑल्सो देयर इज ईज ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन। ये जो हम ये कमीशन है, इनको अप्रोच करना ईजी है थ्रू फाइलिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वर्क, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। मतलब ये दोनों बेसिकली ई कंप्लेंट का प्रोविजन, ओके, ई कंप्लेंट का प्रोविजन। सो पहले ई कंप्लेंट का प्रोविजन नहीं था, अब आपको ई कंप्लेंट का प्रोविजन दे दिया गया, ओके। और फिर लास्टली ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, ई कॉमर्स पे सर्टेन उनको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, ताकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। वो क्या है? दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सो दैट उनका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रहे। दे प्रोहिबिट ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कई बार ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती हैं, बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट्स पे गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली शॉर्ट टर्म में तो वो डिस्काउंट देंगे, बट एट अ टाइम दे आर एलिमिनेटिंग देयर कॉम्पिटिशन। और एक बार जब कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो गया, फिर उसके बाद वो प्राइसेस बढ़ाएंगे। So this practice is known as predatory pricing. So again, this is that right to be assured के against, that right to be assured to a choice of goods, okay? So उसके against जाता है ये, right? Then need to appoint a grievance redressal officer. So ये भी एक important provision है कि e-commerce जो companies हैं, उनको अपना grievance redressal officer appoint करने की जरूरत है। And time limit for consumers, okay? So consumers के लिए time limit, okay? So basically एक टाइम लिमिट में जो है, नॉट फॉर कंज्यूमर्स बट ज्यादा आई शुड से, कि ई कॉमर्स के ऊपर एक टाइम लिमिट लगा दी गई कि इतने टाइम में जो है कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है आप उसको रिड्रेस करो, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ये सारे प्रोविजंस आप ध्यान में रखिएगा। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट अ क्वेश्चन कुड कम ऑन दिस। अगला आ जाते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। So again, it is a form of alternative dispute redressal mechanism, right? ADR, which uses negotiation, mediation, and arbitration techniques to resolve the disputes with the help of internet and ICT. So I think आप यहीं से समझ गए होंगे, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट और आईसीटी को यूज करके जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। बट क्या जरूरी है यहाँ पर समझना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू focus is that it is a alternative dispute redressal mechanism, okay? mainstream नहीं है, तो मतलब कोर्ट्स में ई हियरिंग हो रही है अगर अभी के टाइम में, so this does not come under ODR. so online dispute resolution में ये चीज नहीं आती, it is a alternative dispute redressal mechanism. so please keep this in mind, it is a form of alternative dispute redressal mechanism जिसमें नेगोशिएशन होती है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन टेक्निक्स होती है, और इंटरनेट और आईसीटी का यूज किया जाता है। Then use of technology, data management tools to ensure predictability, consistency, transparency and efficiency of judicial process suited to complaints that are low value. So ये कैसी complaints लिए suitable है? जो low value है और high volume है and occurring between users with access to internet. यानी जिन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, ऑब्वियसली उन्हीं के काम आएगा ये, राइट? जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है उनके लिए इतना यूजफुल नहीं। तो बेनिफिट्स, ऑब्वियसली पेंडेंसी कोर्ट्स की रिड्यूस हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगा, एक्सेस टू जस्टिस, कोर्ट्स कैन फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स केसेस, इजीली इम्प्लीमेंटेबल, ओके, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं, राइट? चैलेंज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस होना, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स होना, प्राइवेसी, राइट, एंड सुटेबल ओनली फॉर लिमिटेड टाइप ऑफ केसेस। अगेन ये थोड़ा बहुत मेंस के एस्पेक्ट है, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ये 3 पॉइंट ही काफी। These 3 points are important for prelims, okay? बाकी ये जो points हैं, these are for mains, okay? अब आ जाते हैं हम अगला अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम पे। Again, the lecture is going to extend beyond 1 hour, so we will stop here, okay? इधर stop करते हैं, okay? आगे जाके हम जो सारा है नेक्स्ट, अभी अपकमिंग जो है ये सारा हम करंट अफेयर्स देखेंगे, okay? So thank you very much for now. एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, ओके? अब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का आपका करंट अफेयर शुरू होगा, तो प्लीज डू सी अवर चैनल, ओके? और जो आपने स्टैटिक पार्ट पीछे ऑलरेडी पढ़ लिया है,
प्लीज उसको भी बार बार रिवाइज करिए। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज डू गिव मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ओके, डू गिव मॉक टेस्ट। ओके, बिकॉज चाहे कम मार्क्स आए वो आए, आप उससे पैनिक मत हो, मॉक टेस्ट दो, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से देख के रिवाइज करो। ओके, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी के उनमें से ही कोई क्वेश्चन आएंगे। ओके, so thank you very much guys, and see you again next time with continuing with our current affairs from urban infrastructure programs.